तो अभी फिर हम फायरबेस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लो फायरबेस। फिर फायरबेस में फिर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लो। पहले हम फायरबेस का सेटअप बनाते हैं, उसके बाद हम ऐप में फायरबेस को ऐड करेंगे। करा सबने इतना? या रिस्पॉन्स देते रहना बीच बीच में, कोई भी। सर एक बार स्टार्टिंग से बताना, ये अभी मिस हो गया मेरा। हाँ, सबसे पहले गूगल पे फायरबेस सर्च करना है। फिर फायरबेस का जो फर्स्ट लिंक है, जो भी फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है। तो ये फायरबेस का होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होगा गो टू कंसोल। आ रहा है सबका? आ रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो। तो फायरबेस कंसोल ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से विंडो आएगी। इसमें ये जो बाकी के ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने क्रिएट करे हैं, ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी हम इसमें अपने अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, MIT दे देते हैं। ठीक है, आर लेटर का होना चाहिए, MIT ऐप दे देते हैं। और फिर कंटिन्यू। इतना कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। और जब यहाँ पे पूछेंगे सिलेक्ट एन अकाउंट, तो सिलेक्ट एन अकाउंट की जगह डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस करना है। और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये अपने आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा जिसमें सारी फंक्शनैलिटी हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल का सॉफ्टवेयर है ये, फायरबेस गूगल की सर्विस है। ये एक आगे एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें थोड़ा पेड है, लेकिन हमारे लिए आजकल ये इसमें सारा काम हो सकता है। फिर अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सब यहाँ तक पहुंच गए सब? गाइस रिस्पॉन्स अगर लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो तुम एक बार रिपीट करवा सकते हो, किसी का कोई स्टेप मिस हो गया हो तो। सर जो आप अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए बता रहे थे वो ऐसा कुछ आ नहीं रहा उसमें। आएगा, एक मिनट रुको। सबसे पहले गो टू कंसोल गए, सबने इतना किया। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट में हमने एक नाम दिया। कोई भी नाम दे दो अपना, जैसे मैंने MIT MIT ऐप लॉग इन लिख दिया, MIT ऐप लॉग लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे दिखाएगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्टेप 2 आउट ऑफ 3, तो सेकंड स्टेप पे हमें कंटिन्यू करना है फिर से। अब लास्ट स्टेप जो होगा ना उसमें पूछेगा वो सिलेक्ट एन अकाउंट, तो हमारे पास दो होंगे, डेफॉल्ट अकाउंट और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। हमें डेफॉल्ट अकाउंट यूज करना है जिससे हमारा गूगल पे लॉगिन है। मेरा ये नहीं आ रहा है। आप लोगों का गूगल पे लॉगिन है अकाउंट ऐसे यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ, तो ये थर्ड स्टेप में आप लोगों का क्या आ रहा है? ये एनालिटिक्स, लोकेशन और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए चेक मार्क्स हैं। वो अच्छा, चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें चेक बॉक्स में ये आ रहा है सिलेक्ट फॉर टेस्ट मोड। कोई एक अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करो जिसकी थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1 मिनट रुको। हाँ, अब कोई एक अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करके दिखाओ। कर दो यार, जिसको दिक्कत आ रही थी। 1 मिनट कर रहा हूँ मैं। सर फर्स्ट बार करने से वैसे आता है, अगर एक प्रोजेक्ट हम लोग बना लेंगे फिर सेकंड बार अगर करते हैं ना तब वो सिलेक्ट एन अकाउंट आता है। फर्स्ट बार यस सर। तो अभी जिसका जो पहले जिनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो एक बार कोई विंडो ओपन करके दिखा दो, जिसकी भी दिक्कत होगी फिर सबको पता चल जाएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है शायद। हाँ, हो रही है। 1 मिनट। जो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे जेसी बॉस का सिलेक्ट हो जाता है। इसको कैंसिल कर। ये अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारा जेसी बॉस वाला लॉगिन है शायद, इसलिए सबका इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने तो यहीं से कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद जैसे ये वाला आया, इसको कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब अकाउंट का आएगा। हाँ, इसको कंटिन्यू क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। होगा। मैं स्क्रीन हुई, सबकी दिक्कत सॉल्व हुई उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट की। सर एक सेकंड, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको। हाँ, हो रही है सर? नहीं, हाँ हो गई। हाँ ठीक है, इसमें क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो ये सारे चेक बॉक्सेस फिल करके। हाँ, ये थर्ड स्टेप है। हाँ ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। जिसके भी चेक बॉक्सेस आ रहे होंगे ना वो सारे टिक कर देना, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट करना। आपका डिफरेंट आ रहा था इसलिए पूछ रहा था मैं। अब कंटिन्यू कर दो। ठीक है, सबका एंड में एक ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें एक बार और मैं बता देता हूँ, इसमें जैसे सबका ओपन होगा ना तो कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे, वो इस तरह से शो होंगे।
देख, और जैसे यहाँ पे डेवलप लिखा है, रक्षित डेवलप पे क्लिक करियो। ठीक है, जो ऑप्शंस हमारे काम के ना वो सारे इस डेवलप और डेवलप बॉक्स में है। ठीक है, तो जिसके ना शो हो डेवलप पे क्लिक करके देख लेना। और सबका यहाँ तक एक बार हो जाए तो सब बता देना, यहाँ से हमें आगे स्टार्ट करना है फिर प्रोजेक्ट। ठीक है रक्षित, हटा ले। अब ये मेरा पहले से बना हुआ था इसलिए नहीं मान रहा, MIT है, पुराने वाले खोलना पड़ेगा। ठीक है, सबका सब लोग यहाँ तक पहुंच गए, जिसकी भी जो भी दिक्कत थी। सर ठीक है, अब देखो फायरबेस का जो ये कंसोल है इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेवलपर में हमारे पास ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर, रियल टाइम स्टोरेज, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शन, मशीन लर्निंग। ये सारे फंक्शन अलग अलग मशीन हर एक लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल होते हैं। देखो ये फायरबेस iOS, एंड्रॉइड और किसी भी वेब डेवलपमेंट या कोडिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसके लिए इसकी API कीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जो ये होस्टिंग वाला फंक्शन होता है ये वेबसाइट होस्ट करने के लिए होता है। एक लोकल वेबसाइट होस्ट होती है, उसका लिंक प्रोवाइड होता है, फिर हम लिंक शेयर करते हैं तो कोई भी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन होते हैं, किसी अगर ऐप में हमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराने हैं, सारे यूजर डेटा वगैरह सब एंटर करवाना है तो उसके लिए हम ये ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। जो हमारा आज का काम है वो हमारा इसमें है रियल टाइम डेटाबेस में है। ठीक है, सब लोग रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर लो। भैया ये जो होस्टिंग है ये सभी के लिए ओपन होता है मतलब? हाँ, ये सबके लिए ओपन होता है। इसमें कोई भी अपनी एक बेसिक वेबसाइट लॉन्च कर सकता है। इसके 2-3 प्रोसीजर होते हैं। इसको हम कमांड विंडो, जो हमारी टर्मिनल विंडो होती है विंडोज की, उस पर हमारी कमांड्स होती है, उससे हम होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को। ये फ्री होता है पेड होता है? ये फ्री होता है, लेकिन क्योंकि ये फ्री इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई हमारे पास डोमेन नेम नहीं होता, हमें लिंक मिलता है एक जो हमारी वेबसाइट जनरेट हुई है। तो अगर हम कोई एक लोकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम लिंक शेयर करके भी हमारी वेबसाइट पे विजिट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जिस सबने ये खोला रियल टाइम डेटाबेस, इसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले करेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, फिर सबके पास एक ये ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ होगा। ठीक है, इसमें हम टेस्ट मोड पे काम करेंगे। लॉक मोड में क्या होता है, लॉक मोड में हमारे पास बहुत सारी परमिशंस होती हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो एक प्रॉपर ऐप डिजाइन या प्रॉपर एक डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉक मोड होता है। हम टेस्ट मोड पे काम करेंगे, फिर इसको एनेबल करते हैं। ठीक है, एनेबल करने के बाद अब हमारे पास एक ये डेटाबेस आ गया, रियल टाइम डेटाबेस है। इसमें सारी चीजें जैसे जो भी हम जिस टाइम पे भी चेंज करेंगे, जो भी स्टोर या गेट करेंगे, वो सब वैल्यू इसमें उसी टाइम अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, सबका इतना हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम रूल्स पे जाएंगे। डेटा के बाद रूल्स का ऑप्शन है, हम रूल्स पे जाएंगे। रूल्स में जो ये रीड और राइट है ना, इसको हमें ट्रू करना होगा। मतलब हमें डेटाबेस पे रीड भी कराना है और राइट भी कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये इन्वर्टेड के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको डिलीट करेंगे पहले, और उसकी जगह ट्रू लिख देंगे। ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा, ये ट्रू का ऑप्शन आ गया। और सेम इसमें हम राइट के लिए करेंगे। ठीक है, सबने किया है इतना? यस सर। अब इसे पब्लिश कर दो, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ जाएगी, रूल्स पब्लिश्ड। इसमें जिस टाइम पे हमने करा होता है उसकी डेट भी अपने आप आ जाती है।
अब हम वापस डेटा पे जाएंगे। ठीक है, सबने अब इतना काम कर लिया। अब ये हमारा क्या है कि हमें पहले हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे जिससे डेटाबेस पे वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, फिर उस स्टोर वैल्यू को वापस डेटाबेस से अपने ऐप में गेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो टास्क है वो है कि हमें वैल्यू स्टोर करानी है। अब देखो इसमें ना दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लिखा रहा है जिसके आगे नल लिखा रहा है, ये एक तरीके से ये इस पूरे डेटाबेस का सेक्शन है। इसके अंदर हम कितने भी पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर मैं प्लस ऑप्शन प्रेस करूंगा, ठीक है, अब मैंने प्लस ऑप्शन प्रेस किया, इसमें मैंने लिखा है यूजर्स। यूजर्स के बाद मैंने एक बार और प्लस ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें मैंने लिखा है यूजर वन। ठीक है, अब यूजर वन में भी मैंने क्या किया, एक बार और प्लस ऑप्शन क्रिएट किया, यूजर वन में मैंने लिखा एक बंदा है कोई एबीसी करके, और उसका ये नंबर है, ये नंबर है उसका। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो अब हमारे पास इसमें क्या हुआ, ये हमारा पेरेंट वन है, फिर ये पेरेंट टू है, और ये लास्ट चाइल्ड है। तो हमें हमारा ये डेटाबेस ऐसा कितने भी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो सकता है, और हमें जिस स्ट्रक्चर की वैल्यू चाहिए हम उस स्ट्रक्चर का नाम अपने ऐप में या जिस भी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं उसको लिखते हैं, तो उससे हमें उस स्टोर्ड वैल्यू का डेटा मिलता है। अभी हमें स्टोर करानी है, हमें लेनी नहीं है, इसलिए हम डेटाबेस को खाली करेंगे। तो यहां से क्रॉस दबाओगे डिलीट, तो ये डेटाबेस खाली हो जाएगा। सर जो हमने ठीक है, रूट में रिप्लेस किया था ट्रू से, वो कोई जंक वैल्यू थी या फिर उसका भी कोई लॉजिक है उसमें? नहीं, उसमें जंक वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं है, ये रीड और राइट करने ही पड़ते हैं। अगर हमें किसी भी ऐप में या कोडिंग लैंग्वेज में हम कर रहे हैं जिससे हमें डेटाबेस से वैल्यू उठानी है या डालनी है, तो हमें इसको ट्रू करना ही होगा। वो जंक वैल्यू इसमें डेटा वो गूगल की तरफ से ही होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता इसमें ऐसा कुछ। ओके, ठीक है, अब हम वापस डेटा पे आते हैं एक बार, डेटा पे। ठीक है, अब सारे MIT ऐप इन्वेंटर ओपन कर लो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ऐप बनाना है। हम सपोज हम स्टोर कराते हैं एक क्लासरूम की इंफॉर्मेशन, उस डेटाबेस पे स्टोर कराते हैं। अब क्लासरूम की इंफॉर्मेशन में हम दो चीजें रखते हैं, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो स्क्रीन वन का नाम चेंज कर लेते हैं। स्क्रीन वन का नाम चेंज करके लिख देते हैं क्लासरूम। ठीक है, और फिर चलो ठीक है, स्क्रीन वन का नाम चेंज करके हमने क्लासरूम कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दो टेक्स्ट, इसमें हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, टेबल हमने इंसर्ट करी, और टेबल की विड्थ हम कर देते हैं फिल पेरेंट, और टेबल के हम रोज तीन रो रखेंगे। 3 रो क्यों रखेंगे ये अभी पता चलेगा। ठीक है, 2 कॉलम और 3 रो, और विड्थ जो है फिल पेरेंट। सब पहले इतना कर लो। ठीक है, ये एक लेआउट रेडी हो गया सबका। हो गया है सर। यस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक लेबल डालते हैं पहले इसके कॉलम 1 और रो 1 में एक लेबल डाला, इसका लेबल का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको नाम लिख दिया हमने स्टूडेंट, और इसके आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं। इसमें हमने डाल दिया टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो इसकी यहाँ पे एक ना ये होगा हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1, ये उसके लिए होता है अगर मान लो लॉगिन ऐप बना रहे हैं और लॉगिन ऐप में हमें ऐसे स्टूडेंट या यूजर नेम अलग से नहीं लिखना, हमें चाहिए कि वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ हो और जब हम प्रेस करें तो वो हट जाए, तो उसके लिए ये हिंट होता है। तो अब अभी हम इसको हटा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें
दूसरे लेबल में हम डालेंगे रोल नंबर। और रोल नंबर के लिए भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे इसमें, ठीक है। और एंड में डालेंगे हम एक बटन। अब देखो बटन मैंने रो 3 इसलिए ली थी कि रो 3 में मेरे को एक बटन डालना था और 2 कॉलम है, तो मैं सेकंड कॉलम और रो 3 में एक बटन एंटर कर दूंगा, बटन डाल दूंगा। और बटन का नाम लिख देते हैं सबमिट। ये सबका इतना लेआउट रेडी हो गया। एक बार सब यहाँ तक पहुंच जाओ और बता दो कि सबका रेडी हो गया, क्योंकि फिर इसके बाद हम इसमें फायरबेस ऐड करेंगे। हो गया सबका इतना? यस सर। ठीक है, अब इसमें हम जाते हैं इसमें MIT ऐप इन्वेंटर में एंड में होगा एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में हम उठाएंगे फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, तो ये एक बताएगा कि फायरबेस डेटाबेस एक्सपेरिमेंटल फीचर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबका एक ऐसे आ जाना चाहिए, फायरबेस डेटाबेस करके एक अलग से ब्लॉक आना चाहिए। इसका मतलब है कि फायरबेस हमारा इसमें ऐड हो गया, लेकिन हमें इसमें उसको लिंक करने के लिए 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी अभी और। ठीक है, फायरबेस सबने ऐड कर लिया। अब इसके बाद देखो ये MIT है, फायरबेस कंसोल पे जाओ अपने वापस। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे एक लिंक गिवन है अपने को। ठीक है, इस लिंक को हमें कॉपी करना है और इसे हम MIT ऐप इन्वेंटर में फायरबेस जो जहां ऐड करा है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा फायरबेस URL। तो इसमें हमें फायरबेस URL में उस लिंक को पेस्ट कर देना है। किया सबने इतना? कर लो ये सब, ये कर लो पहले। ठीक है, हो गया सबका इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम इसकी बैकएंड तैयार करते हैं कि फायरबेस पे हमें डेटा भेजना कैसे है। तो हम जाएंगे अपने ब्लॉक सेक्शन पे। ब्लॉक सेक्शन में हम क्या करेंगे, बटन 1, जब हमारा बटन 1 यानी जो हमारा सबमिट बटन है वो क्लिक होगा तो हमें चाहिए कि फायरबेस पे वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, देखो फायरबेस DB1 करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और इस पे हम उठाएंगे कॉल स्टोर वैल्यू, डॉट स्टोर वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ना डॉट स्टोर वैल्यू में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टैग और वैल्यू टू स्टोर। तो टैग का मतलब क्या होता है ये हम फायरबेस में ही देखते हैं। ठीक है, ये फायरबेस कंसोल है हमारा। इसमें मैंने क्या किया, एक नेम डाला, मान लो मैंने ABC एक नेम डाला और उसकी वैल्यू ये नंबर डाल दी और मैंने इसे ऐड कर दिया। तो अब इसमें जो ये ABC है ना, ये हमारा टैग है और जो ये नंबर है ये उस टैग की वैल्यू है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब वापस MIT पे आते हैं। अब हमें टैग क्या स्टोर कराना है, देखो हमारे डिजाइनर विंडो पे हमारा जो टैग है वो हमारा स्टूडेंट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नाम एंटर होगा एक तरीके से वही हमारा टैग होगा और उस टैग की वैल्यू होगी हमारा जो हमारा रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स में सेव है ना। तो हम क्या करेंगे, टैग में डाल देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 जो हमारा स्टूडेंट का नेम है और इसको हम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंगे। देखो यहाँ पे ना एक चीज और होती है कि हम कोई भी लेबल ऐसा उठा के रखेंगे ना तो इसमें यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होती है। ऐसा नहीं होता हमें कोई पर्टिकुलर ही होता है, यहाँ से भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
टेक्स्ट बॉक्स 1.टेक्स्ट, ये हमारा अब नाम चला गया स्टूडेंट का। अब हम भेजेंगे उसका रोल नंबर, तो इसमें भी हम टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने भेज दिया रोल नंबर, नेम और रोल नंबर हमने भेज दिया। ठीक है, अब इस ऐप को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सब अपने फोन में MIT ऐप कंपेनियन खोल के इस ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आपने जो भी बनाया है। एक चीज हमने यहाँ पे रह गई, हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है ना, उसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 के हिंट को हम हटा देते हैं, सही नहीं लग रहा। ठीक है, और ना अब जो ये कंपेनियन कनेक्ट करा है, इसको ध्यान रखना, इसको हटाना मत, मतलब बैकग्राउंड में चलते रहने देना, नहीं तो फिर बाद में कभी कनेक्ट करने में दिक्कत करे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू भेज के देखते हैं। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है, अब मैं इसमें अपना नाम और रोल नंबर भेज के देखता हूँ। तो देखो, ये हमारा, मैंने मेरे ऐप का नाम था MIT फायरबेस MITFB, और ये देखो इसमें मेरा नाम और रोल नंबर आ गया। ठीक है, सबका हुआ ऐसा? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं कि मल्टी यूजर है कि नहीं, इसमें एक ही तो स्टोर नहीं हो रहा। इसमें हम क्या करते हैं, एक नाम और डाल के देखते हैं। मैंने एक नाम और डाला और एक रैंडम नंबर। ठीक है, तो देखा इसमें उसी ऐप के अंदर एक और एंट्री स्टोर हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो बना है ना सिस्टम, इसका बैकएंड जो रेडी हुआ है वो कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें कुछ भी ना डालूं, सारी दोनों फील्ड एम्प्टी रख के सबमिट क्लिक कर दूं, तो क्या होगा? देखा, इसमें सारा डेटा डिलीट हो गया। एम्प्टी रखा तो क्या हुआ, सारा डेटा डिलीट हो गया, और एक ये एम्प्टी वैल्यू इसकी स्टोर हो गई, MITFB की स्टोर हो गई। और ये कुछ भी नहीं है, इसको हम ना कुछ स्टोर तो कर ही कह सकते हैं, इसमें स्टोर तो हम करवा ही रहे हैं ना। इसको हम किसी ऐप में गेट कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस से ले सकते हैं, ना इसको किसी तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब एक डेटा और डाल के देखते हैं। ठीक है, अब ये एक हमने एक सैंपल के लिए डेटा रखा है इसमें। ठीक है, सबको ये समझ आ गया इतना? सबका डेटा गया है डेटाबेस पे? जब हमने ब्लैंक किया तो वो सारा डेटा चला क्यों गया? क्योंकि ये जो डेटाबेस है इसमें ये ब्लैंक डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ब्लैंक डेटा का मतलब है कि उसकी ना कोई वैल्यू है और ना ही कोई उसका नेम था, तो वो किसको असाइन करेगा, और जब हम इसे कॉल करेंगे तो वो किस नाम से कॉल करेगा, तो वो एक एरर जनरेट कर देता है। इसलिए इसमें ये डेटा, जैसे अगर हमने मान लो 10 वैल्यू स्टोर करी और 10 के बाद हमने एक एम्प्टी वैल्यू स्टोर करी, तो वो पूरी की पूरी 10 वैल्यू डिलीट हो जाएंगी, मतलब एक तरीके से पूरा डेटाबेस ही फॉर्मेट हो जाएगा। बट ये सारे तो इंडिविजुअल, तो वो एक दूसरे को मतलब इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उनकी वजह से, क्योंकि सेपरेट वो थी। हाँ सेपरेट तो थी, मगर देखो ना कि वैल्यू तो उसमें कुछ थी नहीं ना, उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग गई हुई थी, तो वो उस एम्प्टी स्ट्रिंग को समझेगा ही नहीं कुछ भी। तो ये उसको इफेक्ट क्यों कर रहा है, ये बात नहीं समझ आई। बाकी वैल्यूज को क्यों इफेक्ट कर रही है? क्योंकि बाकी वैल्यूज देखो ना किसके अंडर स्टोर है। जो हमने MIT, जो भी हमने जिस भी नाम से ऐप बनाया था, उसके अंदर हम सारी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, और जो वो एम्प्टी वैल्यू है वो भी उसी वैल्यू के अंडर स्टोर हो रही है। तो ऐसा इस डेटाबेस का ऐसा फंक्शन है। ये हर एक डेटाबेस में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम DB डेटाबेस या MySQL या MongoDB यूज करते हैं, तो उसमें एम्प्टी डेटा भी स्टोर होता है, लेकिन वो जो स्टोर होता है उसका अलग फंक्शन होता है। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है, इसके अलग फंक्शन है। ठीक है। ठीक है,
सर इसमें अगर हम सेम नेम एंटर कर रहे हैं और रोल नंबर में डिफरेंस दे रहे हैं तो अल्टीमेटली डेटाबेस में सेम एंट्री में सिर्फ रोल नंबर चेंज हो रहा है। तो फिर इस केस में तो अगर दो स्टूडेंट सपोज सेम नेम के होंगे तो वो एंट्री तो फिर ये लेगा नहीं। हाँ, वो इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि हमने देखो ना इसका कोड बनाया ही क्या है। अभी खाली हमने क्या करा है, हमने खाली वैल्यू स्टोर कराई है। हमने कोई इसमें ऐसा लॉजिक को कुछ फिट किया ही नहीं है कि भाई मैच करो कि वो सेम है कि नहीं है, और डेटाबेस में अगर वो दोनों सेम है तो क्या एंटर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमने तो अभी खाली इसमें स्टोर कराई है ना वैल्यू, कोई हमने लॉजिक सेट नहीं किया अभी इसमें। ठीक है, ये एक बेसिक बस बताने के लिए था कि फायरबेस में वैल्यू स्टोर कैसे होती है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि चलो ये तो एक क्लासरूम था खाली, अब क्लासरूम में भी ऐसा हो सकता है कि हमें दो अलग अलग बनानी हो, मतलब गर्ल्स कितनी और बॉयज कितने, और गर्ल्स के नेम रोल नंबर अलग और बॉयज के नेम रोल नंबर की अलग अलग फील्ड बनानी है। तो अलग अलग फील्ड बनाने के लिए हमारे पास इसमें फंक्शन होता है, प्रोजेक्ट बकेट कहते हैं उसे। देखो बताता हूँ। अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखो फायरबेस DB1 में जाओ वापस, इसमें यहाँ पे होगा सेट फायरबेस डॉट प्रोजेक्ट बकेट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बकेट में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बकेट का क्या मतलब होगा इसमें कि जैसे कि MIT तो ये हमारे ऐप का नाम था, इसके अंदर मान लो कि मेरे को यूजर 1 के नेम रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट 1 के नेम रोल नंबर और एक ईमेल आईडी स्टोर करानी है, तो यूजर 1 का एक पूरा अलग सेक्शन रेडी होना चाहिए। तो इसलिए ये यूज होता है प्रोजेक्ट बकेट। इसमें हम एक अलग सेक्शन बना के उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ यूजर, और मैं लिख देता हूँ यूजर, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं वापस अपना स्टोर कराता हूँ वैल्यूज को। ठीक है, अब वापस मैं एक बार डिजाइनर विंडो पे और फिर MIT पे, अब मैं इसमें वैल्यूज एंटर करके देखता हूँ क्या कैसे स्टोर होती हैं। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, एक अलग यूजर बन गया और उस यूजर के अंदर हमारे RTC स्टोर हुई, मतलब जो भी हमने एंटर किया था। तो ऐसी अगर हम मान लो मैं इसको बोल देता हूँ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज के अंदर मैं एक डेटा स्टोर कराता हूँ, फिर ऐसी एक मैं अलग प्रोजेक्ट बकेट बनाता हूँ गर्ल्स की, उसमें हम गर्ल्स का डेटा स्टोर करा सकते हैं। अगर हमने प्रोजेक्ट बकेट कुछ भी नहीं दी थी तो हमारा MIT जो भी हमारा नाम था ऐप का उसके अंडर ही सब कुछ बन गया। और ये मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। देखो जब तुम डेटाबेस पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे डिजाइनर विंडो पे, फायरबेस डेटाबेस 1, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट बकेट, है ना। प्रोजेक्ट बकेट में देखो क्या लिखा है, MIT FB, यानी जो भी हमारे ऐप का नाम है वो लिखा हुआ है। तो जब हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था, कोई भी प्रोजेक्ट बकेट हमने अपनी तरफ से नहीं बताई थी उसको, तो उसने MIT जो भी हमारे ऐप का नाम था उसी के अंडर सारा डेटा डाल दिया। और अब हमने जब अलग से एक डिफाइन कर दी तो उसने अलग से उसमें डेटा डाला। ठीक है, एक बार अब सब ये बता दो, इतना स्टोर वैल्यू कैसे हो रही है, ये सबको समझ आया कि हम वैल्यू स्टोर कैसे करा रहे हैं। यस सर। यस सर। ऐसे ही दे रहे हो रहा है ना सबका। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आगे अगर किसी और इसमें पता है, एक ऐप ऐसा भी बन सकता है कि मान लो तुमने अपना कोई ऐप बनाया MIT पे, उसको तुमने फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट किया और MIT के थ्रू डेटाबेस पे डेटा भेज रहे हैं, और तुमने मान लो पाइथन में कोई एक ऐप बनाया है जिसपे जो हमारा फायरबेस से कनेक्ट होके वो डेटा ले रहा है। तो इस तरह से भी ये चीज यूज हो सकती है। पाइथन का कैसे, क्या बता रहे हो आप? इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लो तुमने एक IoT का ऐप बनाया, उस IoT के ऐप के अकॉर्डिंग तुम इस फोन में तुमने ऐप बना रखा है कि जो भी डेटा आए मेरे पास सेंसर से वो मेरा फायरबेस पे स्टोर हो जाए। ठीक है,
अब हमने क्या करेंगे कि हम मान लो पाइथन में हमने कोई एक ऐप बनाया जो हमारा डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस से ही डेटा उठा रहा है और हमारे एक सिस्टम में स्टोर करके हमें एक स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो एक तरीके से हमने MIT प्लस फायरबेस प्लस पाइथन तीनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया कि हमारा हर तरह से डेटा हमें दिख रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से के प्रोजेक्ट्स भी इसमें बन सकते हैं। खाली पाइथन नहीं, तुम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसको किसी भी लैंग्वेज पे कनेक्ट कर सकते हो। समझ गया, वो पाइथन वाली बात नहीं, ऑडिबल नहीं थी इस टाइम पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम वैल्यू उठाते हैं, डेटाबेस से वैल्यू उठाएंगे। तो डेटाबेस से हमें वैल्यू उठानी है, तो डेटाबेस में हम एक बार डेटाबेस में तरीके से वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं क्लास इन्फो का पेरेंट बनाते हैं। ठीक है, और उसमें अरे ऐड क्यों नहीं हुआ, इन्फो या एक काम करते हैं, इसमें जो हमारा ये पहले वाला ऐप है ना, इसी से 2-3 वैल्यू भेज देते हैं उस पर, और फिर वही वैल्यूज इसमें वापस निकाल के देखते हैं। तो एक काम कर सकते हो तुम, तो अब इसमें एक काम कर सकते हो कि डेटा स्टोर करवा लेते हैं। पहले एक बार अपने ऐप को वापस कनेक्ट करके डेटा फायरबेस पे स्टोर करा लो। ठीक है, अब मैं 2-3 डेटा इसमें स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, ये 3 डेटा मैंने स्टोर करा लिए, और ये स्टोर कराया मैंने यूजर लेवल के अंडर, क्योंकि ये हमारा जो ऐप था जिससे हम डेटा स्टोर करा रहे थे उसमें हमने क्लास बना दी, एक प्रोजेक्ट बकेट बना दी थी यूजर। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें कि हमें डेटा उठाना है। तो डेटा हम किसी एक लिंक करके उठाएंगे, मतलब कि हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज का डेटा उठाना है, और फिर हम उसकी वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अब हम इसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट नेम डालेंगे खाली, और हम सबमिट करके रोल नंबर हमारा यहाँ पे प्रिंट करवा के देखेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा स्टूडेंट नेम होना चाहिए, और सबमिट क्लिक करें तो हमारा रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए जो हमारा डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक्स पे गए। अब हमें स्टोर वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें डेटा चाहिए, हमें स्टोर नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, यहां से गेट वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टैग डालना है। अब देखो टैग हमारा क्या होगा, टैग हमारा होगा कि हमें जो भी हम नेम डालेंगे उसका रोल नंबर हमें चाहिए, तो हमारा टैग जो होगा वो नेम होगा, और नेम जो है हमारा वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 यानी कि स्टूडेंट वाले आगे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें स्टोर था। तो हमारा जो टैग होगा वो हमारा होगा टेक्स्ट बॉक्स 1.text। ठीक है, और ये देखो इफ टैग नॉट देयर का मतलब है कि मान लो हम कोई ऐसा बंदे का रोल नंबर सर्च कर रहे हैं जो डेटाबेस में एंटर ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हम कर लेंगे डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमें गेट वैल्यू करनी है, तो ये होगा कि हमारा वहां से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हमारी वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमें क्या करना है,
तो हम उठाएंगे डॉट गॉट वैल्यू, ठीक है। और देखो अब हमारे पास गॉट में क्या आना चाहिए, हमारे गॉट में हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमारा क्या है, रोल नंबर, और रोल नंबर हमें कहाँ प्रिंट कराना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 उठाएंगे और सेट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट डॉट टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये वैल्यू पे क्लिक करोगे तो यहां से गेट वैल्यू आएगा और उसको यहाँ पे फिक्स कर देना। सबका बन गया, ब्लॉक्स बना लो पहले। अब एक बार इसको कनेक्ट करते हैं वापस। सबने इतना कर लिया? यस सर। अब सब अपने फोन में ऐप चला के देखो और डेटाबेस ओपन करके रखना कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं। हो रहा है सबका, ट्रांसफर हो रहा है डेटा, मतलब मैंने अगर स्टूडेंट नेम डाला तो रोल नंबर आ रहा है सबका? कोई दिक्कत आ रही हो किसी के में? हो रहा है सर। हो रहा है ना? सब बता दो एक बार, सबका हो रहा है, चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि अगला जो ऐप बनेगा वो इसी से ही बनेगा फिर, लॉगिन ऐप। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद फिर हम अपना सीधा फाइनल लॉगिन ऐप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा डेटाबेस लग जाएगा, गेट वैल्यू स्टोर वैल्यू सब होगा एक साथ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे टैग हटा के यूजर डाल दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि यूजर तो मेरा मेन ये था और मैंने टैग में भी यूजर डाल दिया, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। क्या प्रिंट हुआ है, किसी का कुछ प्रिंट हुआ है?
सर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है तो। हाँ, तो ये क्योंकि इसमें यूजर यहाँ पे भी है और हमने यहाँ पे भी दे दिया, तो ये कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन सा डेटा उठाना है, और इसलिए उसने डेटा नॉट फाउंड का एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी टैग यूजर का तो है ही नहीं, तो इसलिए, और हमने बोला है कि जब हमारे पास टैग फाउंड ना हो तो हमें डेटा नॉट फाउंड शो कराना है। ओके चलो यार, अब हम अपना फाइनल ऐप, लॉगिन ऐप बनाते हैं। ये सब हमें नहीं चाहिए, डेटा फर्स्ट बस हमें फायरबेस रखना है, बाकी सब हमें हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेआउट रखते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, और इसका हाइट और वेट पूरा कर देते हैं, और इसमें सब कुछ सेंटर में चाहिए अपने को। और इसके बाद सब साथ साथ बनाते रहना। इसमें हम एक लेबल डालते हैं, इस लेबल को रख देते हैं लॉगिन एंड साइन इन इन्फो। लॉगिन एंड साइन अप, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक लेबल और डालेंगे, लेकिन इसको हम कुछ लिखेंगे नहीं। ये हमारा एक तरीके से वार्निंग लेबल होगा कि अगर हमारे यूजर ने कुछ गलत इन्फो डाली है या डेटा है ही नहीं डेटाबेस में, तो उसकी जगह में क्या शो कराना है, तो ये उसके लिए है। तो इस लेवल 2 में कंफ्यूजन ना हो, इसे रीनेम करके वार्निंग लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स और डालते हैं, और ये हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं डालेंगे, इसकी जगह हम डालेंगे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें पासवर्ड एस्टेरिक्स में चाहिए। ठीक है, इनकी थोड़ी थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं, इसको 50 कर देता हूँ, और इसको भी 50, और इसमें पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हमने हिंट नहीं दी ना पासवर्ड। ठीक है, ये लॉगिन एंड साइन अप थोड़ा अजीब लग रहा है। साइन अप करते हैं। उसके बाद हम एक बटन डालेंगे, बटन में हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉगिन, उसकी भी वेट कर देते हैं कुछ 35, देखते हैं, हाँ काफी है। और एक बटन डालते हैं साइन अप, भी कर देते हैं 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा गैप कम है, पासवर्ड और लॉगिन बटन के बीच में गैप कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लेबल डाल देते हैं, थोड़ा सा एक लेबल डाल देते हैं, और इसका टेक्स्ट हटा देते हैं, और इसकी हाइट कर देते हैं अप्रोक्स 3, काफी रहेगी। ओके, तो अपने आप थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। थीम इसका डिफॉल्ट रख देते हैं, क्लासरूम हटा के इसको लिख देते हैं लॉगिन ऐप। ठीक है, सबका ये लेआउट क्रिएट हो गया, एक बार बना लो ऐसा।
अब हम ब्लॉक विंडो पे आते हैं। ब्लॉक विंडो पे हम इसका बैकएंड बनाते हैं कि हमें किस तरह से डेटा सेंड और रिसीव करना है डेटाबेस पे। तो देखो अब हमारा क्या होना चाहिए कि जब हम सब कुछ एंटर कर दें और हम साइन अप पे क्लिक करें तो हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो किसी ने यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी एंटर नहीं किया और सीधा साइन अप कर दिया तो भी डेटा एंटर नहीं होना चाहिए, या खाली हमने यूजर नेम एंटर किया पासवर्ड एंटर नहीं किया और साइन अप कर दिया तो भी हमारा कोई डेटा शो नहीं होना चाहिए डेटाबेस में। तो इसका लॉजिक सेट करके हमें डेटाबेस बनाना है, बैकएंड बनाना है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन अप बटन, एक बार बटन में भी कंफ्यूजन ना हो उसको लिख देते हैं साइन अप। ओके अब साइन अप उठाएंगे, व्हेन साइन अप डॉट क्लिक, ठीक है। तो इसमें हमें पहले टेक्स्ट कंपेयर कराना पड़ेगा कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है कि वो एम्प्टी तो नहीं है। मतलब अगर एम्प्टी होगा तो हमें कोई डेटा स्टोर नहीं करा रहा और हमें वार्निंग जनरेट करनी है कि फिल डिटेल्स। तो हम कंट्रोल पे जाके इफ देन एल्स लूप उठाएंगे, इफ देन एल्स, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट में जाके हमें कंपेयर टेक्स्ट कराने हैं, तो टेक्स्ट में हम कंपेयर टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, अब देखो एम्प्टी हमें बताना है तो एम्प्टी के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में से एक ये उठा लेंगे और उसमें कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये हो गया कि भाई ये एम्प्टी है। और हमने लॉजिक ये यूज करा है कि हमने बोला है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 अगर एम्प्टी ना हो तो हमें फायरबेस कॉल करके उस पर डेटा स्टोर कराना है। और इसमें हमें स्टोर क्या कराना है, हमें स्टोर कराना है एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। और अगर मान लो कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हमें जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या थी, वार्निंग थी, तो हमें वार्निंग जनरेट करनी है। तो वार्निंग लेबल ये रहा, सेट वार्निंग डॉट टेक्स्ट करेंगे हम। सेट वार्निंग डॉट टेक्स्ट को लिख देंगे फिल डिटेल्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इतना रन करके देखते हैं कि हमारे फायरबेस किस पे वैल्यू जा रही है और गलत वैल्यूज तो नहीं जा रही। ठीक है, अब एक इसमें से ये सारा डेटा तो हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है, यूजर नेम डालता हूँ मैं और एक पासवर्ड मान लो 1234 साइन अप। ठीक है, तो एक ये आ गया। अब मैंने खाली नाम एंटर करके साइन अप किया तो देखा इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। ये देखा एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई क्योंकि मैंने पासवर्ड के लिए कोई सेट नहीं करा, मैंने पासवर्ड कुछ नहीं डाला तो इसने कुछ भी नहीं स्टोर किया, मतलब वही एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर ली। और इससे पहले वाला जो डेटा था वो डिलीट कर दिया। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं पासवर्ड और लॉगिन कुछ भी नहीं डालता, मतलब यूजर नेम और लॉगिन कुछ भी नहीं डालता और साइन अप करता हूँ, तो मेरे पास वार्निंग आ जाएगी फिल डिटेल्स।
सबकी वार्निंग तक आ रहा है, मतलब वार्निंग जनरेट हो रही है सबकी फील्ड डिटेल्स की। यस सर। ठीक है, अब इसमें हम एक काम करते हैं, अब हमने साइन अप का बना लिया, मतलब हमने बोल दिया कि भाई हमारी वैल्यू स्टोर करो। ठीक है, साइन अप में वैल्यू स्टोर हो रही है। अब हमें एक चाहिए कि जब हम लॉगिन प्रेस करें, मतलब जब हम यूजर नेम अपना डालें, पासवर्ड डालें, लॉगिन करें, तो एक सक्सेसफुल लॉगिन का हमारे पास नई स्क्रीन या कुछ भी एक मैसेज हो। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन, व्हेन लॉगिन डॉट क्लिक, और हम क्या करेंगे, अब देखो लॉगिन पे हमें वैल्यू चाहिए, तो यानी कि हमें फायरबेस का गेट वैल्यू फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के टैग की। क्योंकि हमने यूजर नेम डाला है ना, यूजर नेम वो उस डेटाबेस में देखेगा, सर्च करेगा, तो हमें उस यूजर नेम के पासवर्ड उसको पता चलेगा और फिर वो भेजेगा। अगर मान लो कि हमारे पास डेटा एंटर नहीं है तो हम लिख देंगे डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें एक ये भी फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जब हमारे पास वैल्यू आए तो वो कंपेयर करे कि जो हमारे पास टैग है और जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने वैल्यू डाली है वो दोनों सेम है कि नहीं है। और सेम चीज वो पासवर्ड के लिए चेक करेगा कि वो उसका ही पासवर्ड है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें होंगी तो वो हमारा शो कर देगा कि सक्सेसफुल लॉगिन, और अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो वो हमारे पास इनवैलिड का एरर दे देगा। तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। जब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो अब हमें वैल्यू को कंपेयर कराना है। तो हम कोई इफ देन एल्स उठाएंगे और इसमें हम एक लॉजिक डालेंगे, मैथ लॉजिक डालेंगे। इसमें हम कंपेयर कराएंगे टैग, टैग जो हमारा होगा वो होगा जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 से, और टेक्स्ट बॉक्स 1 के थ्रू वैल्यू से हमने गेट किया है, फायरबेस से हमने गेट किया है, वो हमारा टैग होगा। और हमें इसको कंपेयर कराना है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंटर किया है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो हमने एंटर किया उससे हम कंपेयर करा देंगे। अगर ये दोनों चीजें सही होती हैं, अगर मान लो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 सिलेक्ट हो, कंपेयर हो जाता है, तो उसके बाद हमें चाहिए कि वो पासवर्ड भी कंपेयर करे। तो हम एक और इफ लगा देंगे और इसमें ही इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, और टैग की जगह अब हमें वैल्यू कंपेयर करानी है क्योंकि पासवर्ड जो था हमारा वो वैल्यू था, और इसकी जगह हमें पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो इसको पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को इसमें फिट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जब ये सब कंपेयर हो जाए तो हमारी, मान लेते हैं हमें एक नई स्क्रीन ही ओपन करा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ऐड स्क्रीन भी कर लेते हैं और स्क्रीन 2 में हम लिख देते हैं वेलकम, लिख देते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। थोड़ा सा स्लो कर दो, ये साथ के साथ बना नहीं पा रहे। हाँ लो, बना लो, पहले एक बार बना लो, सब पूछ लेना जो भी हो इसमें।
सर हम्म ये जो आपने इफ देन एज वाले में लिखा हुआ है, गेट टैग आया या वैल्यू आएगा? इक्वल्स टू कौन से टेक्स्ट इफ वाले में? सेकंड इफ लूप में? फर्स्ट वाले में सर। फर्स्ट वाले में टैग आएगा, क्योंकि देखो पहले हम टैग लेंगे, उस टैग की फिर वैल्यू लेंगे। ओके सर। हो गई यहाँ तक, आगे बता दो। आगे बताता हूँ। अब देखो, जब हमारे पास ये दोनों चीजें कंपेयर हो जाए तो हमें चाहिए कि एक नई स्क्रीन ओपन हो जाए, तो हम करेंगे ओपन अनदर स्क्रीन। और हमने दूसरी स्क्रीन जो बनाई थी वो बनाई थी वेलकम के नाम से। इसमें एक काम करते हैं, एक लेबल डाल देते हैं। सबकी ने स्क्रीन 2 बना ली ना? स्क्रीन 2 बना के उसमें एक लेबल डाल देना, सिर्फ पता लगने के लिए कि लॉगिन हो गया है। इसका लेबल डाल देते हैं सक्सेसफुल लॉगिन। और इस स्क्रीन नेम को हम कर देते हैं, किस स्क्रीन पे जाना है उसका नाम लिख देते हैं। हमने वेलकम स्क्रीन पे जाना है, वेलकम। ठीक है, वेलकम पे गए। और अगर मान लो ये सब चीजें नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हम उसी वार्निंग लेवल को, सेट वार्निंग लेवल डॉट टेक्स्ट को लिख देंगे इनवैलिड। ठीक है, हो गया सबका इतना? यस सर। अब ऐप को रन करके देखते हैं। एक बार पुराना डेटा डिलीट मार देते हैं। इसमें मैंने एक यूजर नेम डाल दिया, मान लो अपना नाम डाला और पासवर्ड लिख दिया। साइन अप। ठीक है, साइन अप हो गया। अब इसको ही लॉग इन करके देखते हैं। तो नई विंडो ओपन हो रही है। पहले एक बार इतना देखो, इतना हो गया, इतना करके देखो, फिर इसमें बाकी चीजें देखते हैं। सबका लॉगिन हो रहा है? सर हाँ हो गया वो। सर एक बात हाँ बताओ, हाँ। अब जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, फिर बाद में फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने फिर से कनेक्ट किया तो मेरी स्क्रीन 2 आ रही है। स्क्रीन तो 2 अब वो इसलिए आ रही है क्योंकि MIT ऐप इन्वेंटर पे स्क्रीन 2 खुली हुई होगी। हाँ ठीक है, मैं वही पूछ रहा था कि अगर मेरे को अपने हाँ फोन से मतलब अपने ये
ऐप में से अगर उसमें नेविगेट करना हो तो कोई वो नहीं इसमें पॉसिबल? इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें जो हमारे फोन का बैक बटन होता है ना, मतलब अलग से हमें कोई इसमें बैक बटन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारे फोन का बैक बटन होता है उसको भी हम एमआईटी में यूज कर सकते हैं, उसका थोड़ा अलग फंक्शन होता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जो हमारे नॉर्मल एप्स होते हैं ना, उसमें भी जो बैक बटन होता है, हर बार हमें ऐप का बैक बटन यूज करने की जरूरत नहीं है। हम जो फोन का बैक बटन होता है उससे भी, उसे यूज करके भी अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हैं। बाकी इसमें क्या ये कर सकते हो कि जो हमारी दूसरी विंडो है उसमें लॉग आउट का बटन सेट कर दो कि लॉग आउट होते ही एप्लीकेशन क्लोज हो जाए या फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए। ओके। तो यार इसमें कितनी भी फंक्शनैलिटी यूज कर लो वैसे, बाकी है तो ये सारा बेसिक ही, इसको हम कहीं दिखा नहीं सकते, इसको सिर्फ हम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, सीखने के लिए और आगे कुछ बनाने के लिए। अगर किसी का ना बना हो तो एक बार देख लो, किसी का ना चला हो तो। ठीक है, तो यार ये था हमारा एमआईटी के 2 दिन की वर्कशॉप की। हमने एक लॉगिन ऐप बनाया, एक ब्लूटूथ कार ऐप बनाया और काफी फंक्शन हमने देखे। एक हमने फायरबेस भी सीख लिया। अच्छा देखो, फायरबेस में ना एक चीज और बताता हूँ, सब एक बार देख लेना ये चीज। देखो फायरबेस में तुम यहाँ पे जाओगे ना, यूजर्स एंड परमिशन, प्रोजेक्ट ओवरव्यू से यूजर एंड परमिशन पे जाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे काफी काफी फंक्शंस होंगे। जैसे कि एक डेटा प्राइवेसी फंक्शन है, डेटा प्राइवेसी है, सर्विस अकाउंट है, सर्विस अकाउंट है। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होती हैं, जावास्क्रिप्ट और जावा से रिलेटेड होती है। ये सारा जो है जो आगे अगर कोई एडवांस ऐप बनाते हो फ्लटर एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज करके, तो उसमें ये सब चीजें यूज होती हैं। अगर हम और देखें इंटीग्रेशंस में, ये सारी इंटीग्रेशंस होती हैं इसकी, मतलब इन सब के साथ ये फंक्शन कर सकता है। क्लाउड मैसेजिंग होती है, क्लाउड मैसेजिंग के बाद इसमें एक जनरेट पेयर की होती है। जनरेट पेयर की से क्या होता है एक बार मैं दिखाता हूँ। कहाँ जनरेट हुई है, ये जनरेट पेयर की होती है। जब हम कोडिंग वगैरह यूज करते हैं तो पर्टिकुलर हर एक ऐप के लिए अगर हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए ये पेयर की होती है। एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ये ऐप की प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, और वेब एपीआई की होती है। ये वेब एपीआई की अगर हम कोडिंग को प्रॉपर कोडिंग करते हैं ऐप की तो उसके लिए यूज होती है। बाकी यही सब है इसमें, यूजर एंड परमिशन है, डेटा प्राइवेसी, एक और चीज होती है इसमें, बाकी ये प्रोजेक्ट सेटिंग है। ठीक है, तो इस पे अगर फायरबेस पे और काम करना हो तो यूट्यूब वगैरह पे काफी अच्छे डॉक्यूमेंट और ट्यूटोरियल्स हैं। इसके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या गो टू डॉक्स पे करोगे तो गो टू डॉक्स में जाके यहाँ पे हर एक चीज के लिए अवेलेबल होते हैं, एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, एडमिन, यूनिटी, C++, और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं इसके, तो काम कर सकते हो इस पे। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, हमारी तरफ से तो बैंड है। इससे हम अपने जो एप्स हैं उनको डिप्लॉय भी कर सकते हैं प्ले स्टोर और iOS वो ऐप स्टोर पे। कर सकते हैं, लेकिन वो चीज पेड हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें डिपेंड बहुत सारी चीजें होती हैं। दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे गया तो ये यूसेज एंड बिलिंग होती है एक। अभी तो ये फ्री चल रहा है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो अभी फ्री का ही दिखा रहा है। अगर हमें प्रॉपर प्ले स्टोर पे अपडेट करना है तो देखो यहाँ पे फिर कॉस्ट ऐड आनी शुरू हो जाती है। ये कॉस्ट चार्ट एक्टिव हो जाता है फिर पर डे यूसेज के हिसाब से, कि पर डे डेटाबेस में कितना डेटा आ रहा है और कितनी देर हम उसको ओपन करके उसको यूज कर रहे हैं, जो मेन एडमिन है।
मॉडिफाई प्लान करोगे ना तो मॉडिफाई प्लान में आएगा शायद, अगर पेड का होगा तो। हाँ ये देखो, ये तो फ्री वाला है, और उसके बाद अगर हमें चाहिए तो हमारे पास सिलेक्ट प्लान्स होते हैं। और किसी की कोई क्वेरी?